वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। इन दोनों में अंतर क्या है, संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। इस एडिटोरियल में द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था व उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। ये जीएस पेपर 2 का विषय है। संदर्भ जान लेते हैं इसका। भारत का संविधान ना तो ब्रिटेन की संसद से पारित हुआ है और ना ही यह किसी धर्म संहिता पर आधारित है। भारत के लोगों के संकल्प की प्रतिनिधि संस्था संप्रभु संविधान सभा ने इस संविधान का निर्माण किया है, ये सब आप जानते ही होंगे, जिसकी प्रस्तावना ने हमारे आगे की दिशा को तय किया है। संविधान सभा में काफी सोच विचार और बहस मुबाहिसे के बाद शासन की संसदीय व्यवस्था को चुना गया है। केंद्र व राज्य दोनों ही स्तर पर शासन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत केंद्र में तथा अनुच्छेद 163 और 164 के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में शासन की संसदीय प्रणाली का चयन किया गया क्योंकि यह भारत के लिए या भारत के संदर्भ में अधिक मुफीद और कारगर थी। इसका चयन करते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व की जगह जवाबदेही को महत्व दिया है, परंतु वर्तमान में राजनीतिक दलों का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना रह गया है। विधायी सदनों का कामकाज काफी लंबे समय से घटा है। बहस की गुणवत्ता लगातार घटी है। राजस्थान विधानसभा इस तथ्य का ज्वलंत उदाहरण है। इन घटनाओं से कुछ विशेषज्ञों ने भारत में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया है। हम इस आलेख में संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं संसदीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री अलग अलग व्यक्ति होते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में ही होती है। अब इस सरकार के गठन की प्रक्रिया क्या है वो जान लेते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 बेहद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) या आई की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या है वो जान लेते हैं। बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। ये लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है। भारत में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और शेष मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसद का निम्न सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को बर्खास्त कर सकता है। जब तक सरकार को लोकसभा में बहुमत रहता है तभी तक सरकार को सदन में विश्वास प्राप्त रहता है। नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। केंद्रीय नेतृत्व संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं। वे मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। दोहरी सदस्यता मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका व कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। द्विसदनीय विधायिका संसदीय प्रणाली वाले देशों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था को अपनाया जाता है। भारत में भी लोकसभा निम्न सदन तथा राज्यसभा उच्च सदन की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र लोक सेवा संसदीय प्रणाली में मेधा आधारित चयन प्रक्रिया के आधार पर लोक सेवकों की नियुक्ति की जाती है, स्थायी नियुक्ति की जाती है। गोपनीयता संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों को कार्यवाहियों, कार्यकारी बैठकों, नीति निर्माण आदि मुद्दों पर गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। अब इस व्यवस्था के दोष क्या है वो जान लेते हैं।
अस्थायित्व। संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल तो 5 वर्ष निर्धारित होता है, परंतु वह कार्य तभी तक कर सकती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहता है। अर्थात यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास खो देती है तो उसे सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। नीतिगत निरंतरता का अभाव। संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की प्रकृति अस्थायी होती है, परिणाम स्वरूप नीतियों में निरंतरता का अभाव रहता है। शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन। संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य लोकप्रियता के आधार पर चुने जाते हैं, उनके पास विशेष ज्ञान का अभाव होता है। गठबंधन की राजनीति। संसदीय शासन व्यवस्था ने अस्थिर गठबंधन सरकारों का भी निर्माण किया है। इसने सरकारों को सुशासन की व्यवस्था करने के बजाय सत्ता में बने रहने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए बाधित किया है। राजनीति का अपराधीकरण। संसदीय शासन प्रणाली में अपराधी प्रवृत्ति के लोग धनबल व बाहुबल का प्रयोग कर कार्यपालिका का हिस्सा बन रहे हैं। अब जानते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के विषय में। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रायः राज्य का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष, सरकार या कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का प्रमुख तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। स्थायित्व। इस शासन व्यवस्था में या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका निर्धारित समय तक अपना कार्य करती है। नीतियों में निरंतरता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका निश्चित समय तक अपना कार्य करती है, जिससे उनकी नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में एक दूसरे का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होता है। विशेषज्ञों द्वारा शासन। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा अपनी कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करते समय उनकी विशेषज्ञता को अत्यधिक महत्व देते हैं। राजनीति का प्राधिकरण नहीं। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव लोकप्रियता, धनबल व बाहुबल के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उनकी विशेषज्ञता के आधार पर होता है, जिससे राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं पहुंच पाते हैं। राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय निर्णय। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व उसकी कार्यपालिका राजनीतिक दबाव और गठबंधन धर्म से जैसी बाधाओं से मुक्त होती है। वह अपने निर्णय स्वयं करता है और उन्हें कार्यपालिका के माध्यम से कार्यान्वित करता है। अब इस शासन व्यवस्था के दोष जान लेते हैं, वो क्या है। उत्तरदायित्व का अभाव। इस शासन व्यवस्था या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, जिससे कार्यपालिका जन सरोकार को ध्यान में ना देकर व्यावसायिक हितों को महत्व दे सकती है। निरंकुशता की संभावना। इस शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति की कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करता है तथा कार्यपालिका किसी भी प्रकार से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, जिससे राष्ट्रपति के निरंकुश होने की संभावना रहती है। शासन में व्यापकता का अभाव। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, जिससे इस व्यवस्था में संपूर्ण देश के प्रतिनिधित्व का अभाव रहता है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव। इस शासन व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य का अभाव होता है, इसलिए लोकतंत्र के इन दो स्तंभों में टकराव की संभावना बनी रहती है। संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण क्या है, वो जान लेते हैं। व्यवस्था से निकटता। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटिश काल के दौर से भारत में मौजूद थी। परिणाम स्वरूप भारतीय संसदीय व्यवस्था से परिचित थे। स्वतंत्रता के बाद यदि अन्य शासन व्यवस्था को अपनाते तो उस व्यवस्था को समझने में काफ़ी समय लगता। उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था। प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ के.एम. मुंशी के अनुसार भारत ने संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता के सिद्धांत का समावेश किया है, जिससे यह व्यवस्था भारतीय जनमानस के अनुकूल हो चुकी थी। विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य का प्रावधान। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य का प्रावधान मौजूद था, जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल था, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी थी। भारतीय समाज की प्रकृति। भारतीय विश्व में
या भारत जो है वो विश्व में सर्वाधिक विविधता वाला समाज है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में प्रत्येक वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। भारत एवं ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में विभेद। भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। यद्यपि यह कभी भी ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की नकल नहीं रही है, यह उससे निम्नलिखित मामलों में भिन्न थी। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया गया, अर्थात भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख जो है वो आनुवंशिक होता है, वो राजा हो या रानी। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था संसद की संप्रभु के सिद्धांत या संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जबकि भारत में जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसे भी अधिकतम 6 माह तक मंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे। संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तुलना विवेचना कीजिए, साथ ही भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।